मेरा नाम आदित्य पांडे हुआ। मैं पटना का रेज़िडेंट हूँ एंड मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है, वो पटना बिहार से ही हुई है और उसके बाद कुछ समय के लिए, एक थोड़े से टाइम फ्रेम के लिए, मैं गुजरात के जामनगर में मैंने पढ़ाई की है। उसके बाद मैं वापस आता हूँ और उसके बाद मैंने अपनी 12th की जो पढ़ाई है, वो पटना में एक विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग। मैंने वहाँ से पढ़ाई करी है और 12th के बाद मैंने इंजीनियरिंग किया है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से, जो कि फगवाड़ा में है, फगवाड़ा पंजाब में आता है। पर चूँकि हमारी जो रुचि थी, वो अभियांत्रिकी में बहुत ज़्यादा नहीं थी, इस वजह से हमने अपने वो कहते हैं ना कि वोकेशन चेंज किया। हमने कहा कि भाई हम थोड़ा करियर ओरिएंटेशन के लिए कुछ और करते हैं। तो करियर ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए हमने क्या किया कि हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर हमारी कॉम्पिटेंसी लाई कहाँ करती है। तो हमने क्या किया कि हमने उसके बाद जो पीपल्स मैनेजमेंट होता है, कनेक्टिंग विद द पीपल, नोइंग पीपल, हमने उसके कारण क्या हुआ कि आईएमएस पटना में हम मार्केटिंग पर्सन थे। तो आईएमएस पटना के मार्केटिंग पर्सन होने के कारण आई आई बिलीव्ड कि मेरी जो कॉम्पिटेंसी है, वो मार्केटिंग में ज़्यादा लाई करती है। और उसके बाद मैंने कैट दिया, कैट क्वालिफाई किया। उसके बाद हम आईआईटी रुड़की चले गए। आईआईटी रुड़की में हमने पढ़ाई करी। वहाँ पर पढ़ाई करने के बाद हम आईसीआईसीआई बैंक में प्लेस हुए। आईसीआईसीआई बैंक में हम एक बहुत ही नीश रोल को कैटर कर रहे थे, जिसका नाम था स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस का सिंपल मतलब होता है फोर्जिंग एन अलायंस बिटवीन टू पीपल हु कैन क्रिएट अ एटमॉस्फेयर वेयर एवरीबॉडी इज प्रॉफिटेबल। कस्टमर्स को कुछ फायदा मिल जाता है, बैंक्स के लिए कुछ ट्रांजैक्शंस बढ़ जाते हैं और जो ओईएम्स होती हैं विच इज ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, उनके प्रोडक्ट थोड़े सेल हो जाते हैं। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। और इस तरीके से मेरी जो बेसिक्स है, बेसिक्स ऑफ माई इंफॉर्मेशन अबाउट माई सेल्फ, वो मैंने बता दिया। फिर वन फाइन इवनिंग मैंने वो कहते हैं ना कि वक्त तो था, काम भी बहुत अच्छा था, नीश रोल था, मज़ा भी बहुत आ रहा था। पर अचानक से फिर एक दिन हमें लगा कि हमें वो करना है जो हमें करना चाहिए, व्हिच वाज़ गोइंग फॉर द हाईएस्ट थिंग, व्हिच इज़ माय यूपीएससी, व्हिच आई ऑलरेडी वांटेड टू डू। तो मैंने एक दिन रिज़ाइन कर दिया एंड आई गॉट इंटू दिस प्रिपरेशन मोड व्हिच इज़ यूपीएससी। पहले तो ज़्यादा कुछ पता नहीं था हमें कि भाई कैसे करना है, क्या करना है, थोड़ा बहुत आइडिया था, सिलेबस पढ़ लिया था हमने, थोड़ी बहुत जानकारी तो थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप इस जंग के लिए आते हो, तब पता चलता है कि एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि आखिर मेरी तैयारी कैसे शुरू हुई। तो मेरी तैयारी में सबसे ज़्यादा मैंने क्या किया था कि सबसे पहले मैंने बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स उठा लिए थे। बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स बोले तो हर एक सब्जेक्ट के लिए एक-एक बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमें ना पता चले। बहुत आसानी से पता चल जाती है, आपके फ्रेंड्स होते हैं जो कि तैयारी कर रहे होते हैं और अगर आपके फ्रेंड्स नहीं भी हैं, तो आज के डिजिटल वर्ल्ड में ना इस यूट्यूब के भी माध्यम से, इनफैक्ट ये जो चैनल है, आप इस चैनल पे भी जाएँगे तो बहुत सारे ऐसे टॉपर्स होंगे मेरे से पहले जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बताई होगी। तो जब आप उन उन टॉपर्स को सुनेंगे और कुछ नोट डाउन करेंगे तो आपको बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स तो पता चल जाते हैं। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उस फ्रेंड ने मुझे जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं वो बता दिया। जैसे अब मैं डायरेक्टली उस मोड में ही आ जाता हूँ क्योंकि जब मुझे वो चीज़ें बतानी ही हैं, तो व्हाई नॉट डिस्कस इट एज़ अ स्ट्रैटेजी काइंड ऑफ अ थिंग। तो देखिए ये जो परीक्षा है ना, ये 3 फेजेज़ का है। एक प्रीलिम्स, दूसरा हमारा मेंस का पेपर और तीसरा हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट और व्हिच यू पीपल कॉल एज़ इंटरव्यू टेस्ट। तो इसमें होता क्या है बेसिकली कि जो हमारा प्रीलिम्स फेज है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। उसमें 2 पेपर होते हैं। द फर्स्ट पेपर इज़ नोन एज़ जनरल स्टडीज़ एंड द सेकंड पेपर इज़ नोन एज़ सीसैट पेपर, जो कि मोस्टली आपके एप्टीट्यूड को टेस्ट करता है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि प्रीलिम्स की पढ़ाई मत ज़्यादा करो, मेंस की पढ़ाई ज़्यादा करो। प्रीलिम्स अगर क्लियर नहीं होगा तो मेंस क्या लिखोगे तुम? तो देखिए मैं इन डिलेमास को डील करने के लिए नहीं आया हूँ। मेरा बस वो मानना है, जो मेरे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं, वो मैं बिल्कुल आपको बताऊँगा और मेरा ऐसा मानना है कि वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस बहुत सारे लोगों के होंगे। तो मैंने जब बहुत ही बेसिक सिलेबस को जब देखना शुरू किया, जब मैंने प्रीलिम्स के एक-एक सब्जेक्ट के फोकस किया, जैसे आप पॉलिटी उठा लो, तो पॉलिटी में बहुत सारी चीज़ें होंगी कि भाई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, फंडामेंटल राइट्स होती हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं, डीपीएसपी होता है। उसके अलावा फिर आप राज्य सरकारों में आ जाते हैं, केंद्र सरकारों में आ जाते हैं, जुडिशरी होता है, ऑर्गन्स ऑफ स्टेट होते हैं। तो जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी, तो मैंने यही कोरिलेट किया, इन्फरेंस निकाला कि ये जो टॉपिक्स हैं ना, इनका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे मेंस पेपर में भी है। मतलब कि ये टॉपिक्स इतने अलग नहीं है, नाम अलग हो सकता है, पर इन टॉपिक्स का ही रेप्लिकेशन है हमारे मेंस के पेपर में। और पूरा का पूरा प्रीलिम्स जो है ना, वो अप्रॉक्सिमेटली 65 to 70% ऑफ द सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स entirely is replicated into your mains।
तो हमें इस बात पे फ़ोकस करना होगा कि हम जो कर रहे हैं, उसका दिशा निर्देशन किस तरीके से जा रहा है। तो शुरू में तो चूँकि हमने नौकरी छोड़ के जब हम आए थे, तो हमें ये दिशा निर्देश नहीं था और वो कहते हैं ना कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। खैर विवेकानंद ने तो ये भी कहा है कि कभी-कभी हमें दूसरे की गलतियों से भी सीखना चाहिए। पर वो कहते हैं ना कि शायद इतने समझदार हम उस समय नहीं थे। तो मैंने अपनी गलतियों से सीखा और इस कन्क्लूज़न पर आए कि प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस है ना हाइली इंटीग्रेटेड है। तो बाय द टाइम आई केम टू माय थर्ड अटेम्प्ट वो इंटीग्रेशन इतना हाई हो चुका था कि मैंने पढ़ा प्रीलिम्स के लिए ही था मोस्टली, पर वो इस तरीके से था कि मेंस का पूरा सिलेबस कवर हो रहा हो। क्योंकि मेंस में जब आप लिखने जाते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख दोगे या कैसे भी लिख दोगे। अगर आपने पढ़ाई की है, तो आप आराम से लिख लोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये चीज़ें जब तक आप समझ पाते हो ना, तब तक या तो एक वक़्त लग जाता है, या तो टाइम निकल जाता है। खैर मैं बहुत क्लियर था कि मुझे तो करना है, तो आते हैं प्रीलिम्स पे। तो मैंने तीसरे अटेम्प्ट के लिए जो सबसे बेसिक चीज़ जो फ़ॉलो करी थी, वो यही करी थी कि मैंने बहुत क्लियर कट पढ़ा कि मैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं उस चीज़ के लिए पढ़ रहा हूँ जो आता है। इट मीन्स टू क्लियर द एग्ज़ामिनेशन। तो मैंने अपना पूरा फ़ोकस प्री प्लस मेंस हो गया। तो सबसे पहले मैं पॉलिटी को उठाता हूँ। पॉलिटी के लिए एक बहुत ही प्यारी बुक आती है लक्ष्मीकांत की। लक्ष्मीकांत की बुक एक बहुत ही स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है और अभी तक मेरा मानना है कि पिछले साल के भी जो क्वेश्चन्स आए थे, अगर आप उससे पढ़ोगे, तो मोर और लेस क्वेश्चन्स डील होंगे। हाँ, कुछ-कुछ क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं जो कि करंट पे ज़्यादा फ़ोकस्ड होते हैं, पर मेरा मानना है कि अगर आपकी स्टैटिक बहुत अच्छी है ना, तो करंट के भी क्वेश्चन्स डील हो जाते हैं। तो आप अगर टाइम बाउंड हो कि आपको अगले साल के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हो, देयर आर ओनली 11 मंथ्स इन द नेक्स्ट ईयर, तो फिर मैं कहूँगा कि फिर आपको एनसीईआरटी उठाने की ज़रूरत नहीं है पॉलिटी के लिए। आप चुपचाप लक्ष्मीकांत को उठाइए, उसको पढ़ के खत्म करिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए और सेकंड टाइम में उसके क्रिस्प नोट्स बना लीजिए। क्योंकि जब पहली बार आप किताब पढ़ेंगे तो इट विल हार्डली टेक यू 18-20 डेज़ और उसके बाद आप क्या करोगे कि चुपचाप उसके नोट्स बना लोगे। चुपचाप क्या बनाना है यार, मतलब जैसे मन करे बना लो। मतलब अल्टीमेटली इट शुड सर्व योर पर्पस। सेकंड हम आते हैं दूसरा पेपर जो कि है इकोनॉमी का पेपर। सी इकोनॉमी के लिए ना एक एजुकेटर है मुरनाल सर करके। मुरनाल पटेल की आप इकोनॉमी पढ़िए। यूट्यूब पे उन्होंने बहुत ही वो कहते हैं ना कि फ्री में रखा हुआ है उन्होंने अपना पूरा का पूरा कंटेंट। भाई मैंने वहीं से पढ़ा। कंप्लीटली मैंने और कहीं से उनकी पीडीएफ जुगाड़ हो गई थी। वो कहते हैं ना कि उस समय हमारा टेलीग्राम इतना ज़्यादा आउट बाउंड नहीं था। तो उस समय टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाती थी। तो मुरनाल सर की अगर आपको पीडीएफ मिल जाती है, तो आप उनकी वीडियोज़ को यूट्यूब से देखिए, जो फ्री में पड़ी हुई हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट्स चेंज नहीं होते हैं, इन्फ्लेशन चेंज नहीं होगा, अकाउंटिंग प्रोसेसेस इतने जल्दी चेंज नहीं होते हैं, इट टेक्स अ लाइफ टाइम। तो इतनी जो चीज़ें इतनी जल्दी चेंज नहीं हो रही हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं, स्टैटिक हैं, आप वो तो एक सोर्स से तो पढ़ ही सकते हो। इसके अलावा भी मल्टीपल सोर्सेज़ आर देयर ऑन यूट्यूब व्हिच आर फ्रीली अवेलेबल। आप उनको पढ़िए और निश्चिंत रहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि मुनाल सर के नोट्स को कैसे इंटीग्रेट करना है हमारे उनके पुराने वाले वीडियोस के साथ। तो सी अभी जैसा मुझे सुनने में आ रहा है, बच्चे कहते हैं कि उनका नोट्स बहुत बल्की हो गया है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है ना। आप अगर उनके नोट्स को देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि उनके नोट्स में करंट अफेयर्स भी आ जाता है। तो टेक्निकली यू आर कवरिंग योर एंटायर करंट अफेयर्स आल्सो। तो एक पूरा का पूरा इकोनॉमिक पार्ट आप खत्म हो रहा है और नॉट ओनली दैट, मुनाल की जो इकोनॉमी पोर्शन है ना, वो कंप्लीटली फोकस्ड ऑन मेंस आल्सो रहता है। तो अगर आप वो कर लोगे, तो आपका जीएस 3 का एक मेजर पोर्शन भी खत्म हो जाता है। तो मेरा मानना है कि वर्थ तो है, पर इट इज़ कंप्लीटली अप टू यू। आपको पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है देन यू विल हैव टू फाइंड सम अल्टरनेटिव सोर्सेज़ लाइक रमेश सिंह या फिर आप श्रीराम आईएएस की जो येलो बुक आती है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। मैंने 1-2 चैप्टर्स पढ़े थे, आई फाइंड इट गुड, बट चूँकि मेरी ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर थी, आईआईटी रुड़की के दौरान मैंने इकोनॉमी पढ़ा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। फिर हम आते हैं तीसरा सब्जेक्ट जो कि है हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए मैं थोड़ा-सा डिफर करूँगा, इसलिए क्योंकि मैं जनरली कहता हूँ कि एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि ज्योग्राफी के लिए ना एनसीईआरटी की 11th एंड 12th की जो किताब है ना, इतने प्यार से लिखी हुई है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब उससे बेटर आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मिलेगा, पर जिसको कहते हैं ना बेसिक्स, वो बहुत ही प्यार से समझाई हुई है। तो आप चुपचाप 11th-12th की ज्योग्राफी उठाइए और आई थिंक 110-115 पेजेज़ रहते हैं उनमें, आप उसको खत्म कर जाइए। और खत्म करने के बाद क्या करना है, सिंपली पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करिए, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो रिवाइज़ करिए। और जब भी कोई ऐसा कोई टॉपिक मिलता है आपको, जो कि स्टैंड अलोन टॉपिक है, जो आपको लगता है कि एनसीईआरटी से नहीं समझ में आ रहा है, तो जैसे मैं अभी लाइव यहाँ पे एक सेशन दे रहा हूँ, वैसे ही किसी न किसी एजुकेटर ने, किसी न किसी लर्नर ने कुछ न कुछ वीडियो बना करके उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपडेट किया हुआ होगा और यही काम आप भी कर सकते हैं। तो आप उनसे जा करके उस चीज़ को फ़ायदा उठा लीजिए। तो इस तरीके से मैंने पॉलिटी खत्म कर दिया, मैंने इकोनॉमी का आपको तरीका बता दिया और मैंने आपको ज्योग्राफी का तरीका बता दिया।
ज्योग्राफी का एक छोटा भाई है। बहुत सारे लोग इससे अब चिढ़ जाएँगे, बट मेरा मानना है कि एनवायरनमेंट इज़ अ कनेक्टेड टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी ओनली। तो आप या तो उसको अलग करके पढ़िए या तो साथ में पढ़िए। तो ज्योग्राफी के लिए स्पेशली ज्योग्राफी जैसे ही आप खत्म करते हो, तो जब आप एनवायरनमेंट उठाते हो, जो कि जैसा कि मैंने ब कहा कि एनवायरनमेंट अगर मैंने हेर-फेर किया है टर्म्स में तो आई एम सॉरी फॉर दैट। कहने का पर्पस मेरा ये था कि जो एनवायरनमेंट है, वो ज्योग्राफी का छोटा भाई है। तो एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ी प्यारी बुक आती है शंकर आईएएस। अब शंकर आईएएस का चैलेंज क्या है ना कि थोड़ी मोटी है और अभी वक़्त के साथ वो थोड़ी और मोटी होती जाएगी क्योंकि कन्वेंशन्स ऐड होंगे, स्टैट्यूट्स ऐड होंगे, नेशनल पार्क्स ऐड होंगे, रामसर साइट्स ऐड होंगे, फिर मल्टीपल लॉज़ ऐड होंगी जो कि हमारी केंद्र सरकार या राज्य सरकारें बनाती रहती हैं उनके ऊपर। अब तकलीफ क्या होती है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें स्टैटिक और करंट को लिंक कैसे करना है। तो देखिए बहुत ही क्लियर कट रही है कि इस जो पूरी की पूरी शंकर आईएएस है ना, उसका एक मेजर पोर्शन जो कि फर्स्ट आई थिंक 200-250 पेजेज़ जो हैं, वो पूरा का पूरा स्टैटिक है। उसमें आप स्पीशीज़ डिलीट होंगी, कार्बन कार्बन साइकिल डेल्ट होगा एंड मल्टीपल थिंग्स जो कि स्टैटिक इन नेचर है। अगर आप उनको पढ़ के नोट्स नहीं भी बनाओगे तो चलेगा क्योंकि एनवायरनमेंट इज़ समथिंग व्हिच इज़ डूएबल। आप पढ़ोगे वो आपके वो कहते हैं ना मस्तिष्क में बैठ जाएगा। तो आप वो काम कर सकते हैं। अब आते हैं उसके डायनामिक पोर्शन पे। डायनामिक पोर्शन से कहने का सिंपल मतलब इतना है कि देयर आर मल्टीपल कन्वेंशंस। जैसे स्पीशीज़ को बचाने के कन्वेंशन होंगे, 1972 के कारण कुछ होगा, 1982 के कारण कुछ होगा, 2002 के कारण कुछ होगा, 92 में हमारा जो जिसको हम कहते हैं ना कि वो हमारी जो यूएनएफसीसी बनी थी, जो सेकंड बनी थी, उसके बाद एक और उसमें बनेंगी। तो ये जो 3 जो ब्रदर बने थे, तो वो 10-10 साल के अंतराल पे आती थी। मोस्टली ऐसा ही होता है, ठीक है? तो आप उस पार्ट को क्या करेंगे कि अपने किसी भी रफ सीट में, एक खाली ब्लैंक सीट में, नॉट एक्ज़ैक्टली रफ, बट एक ब्लैंक सीट में आप उनको एक जगह लिख करके ना, एक साथ रख लेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब भी आप रिवाइज़ करेंगे तो आपको मोटी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब जब भी कोई नया कन्वेंशन या फिर नया कोई मीटिंग उस पर्टिकुलर कन्वेंशन से रिलेटेड है ना, तो आप सिंपली लिंक कर सकते हो कि दिस पर्टिकुलर सीएमएस के अंदर में ये वाली सीओपी हो रही है। सीओपी का मतलब पार्टीज़, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। तो आप अगर ऐसे पढ़ाई करेंगे, तो ये लिंकेज हो रहा है किसका? आपका करंट का आपके स्टैटिक के साथ और इस तरीके से क्या होगा कि आपको फ़ायदा मिल जाएगा। चलिए हम एक और टॉपिक ले लेते हैं एनवायरनमेंट में, क्योंकि एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा मेरे से प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि सर उसको कैसे करें? तो सपोज़ करिए कि देयर इज़ अ लेट्स से देयर आर सर्टेन रूल्स रिगार्डिंग सीआरजेड रूल्स या फिर बायोमेडिकल रूल्स। तो ये चीज़ें क्या होती है ना कि ये बार-बार अपडेट होती रहेंगी क्योंकि सर्टेन चैलेंजेस विल क्रॉप अप और हर बार कुछ ना कुछ नया रूल आता रहेगा। तो आप सिंपली इसके मेन स्टैट्यूट को पढ़िए और द लॉ को पकड़िए व्हिच इज़ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट क्योंकि उस पर्टिकुलर लॉ के अंदर ये सारे डिफरेंट-डिफरेंट रूल्स आते हैं। तो आप क्या करेंगे कि जब भी आप उस पर्टिकुलर रूल्स को पढ़ रहे हैं ना तो इस एक मेन हेडिंग बनाएँगे। इफ यू आर नॉट फ्रेंडली विथ आईपैड्स आप कॉपी में भी एक नॉर्मल 2 पेज को खोल के रखिए। ऊपर में लिखेंगे ईपीए व्हिच इज़ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और मल्टीपल जितने रूल्स आए हैं जैसे बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स या फिर और भी जो सर्टेन रूल्स हैं जैसे प्लास्टिक रिलेटेड जो रूल्स आते हैं सॉरी आप उन रूल्स को एक जगह लिखेंगे और नीचे में पॉइंट बना देंगे और स्टार मार्क कर देंगे जो भी एक्स्ट्रा आया है। इससे क्या होगा कि आपका स्टैटिक आपके डायनामिक से लिंक हो गया। जब आप ऐसा करते हैं ना, तो ये चीज़ें आपके मेंस में भी हेल्प करेंगी क्योंकि आपकी एक्टिव रिकॉलिंग होगी और प्री के नॉलेज को आप अपने मेंस में यूज़ कर पाएँगे। और ऐसा बिल्कुल मान के मत चलिए कि प्री के लिए जो आपने पढ़ा है वो पूरा का पूरा उधर काम नहीं आएगा। मैंने प्री के लिए ही पढ़ा था पूरा, पर मेरी पढ़ाई इस तरीके से इंटीग्रेटेड हुई थी कि मैंने उन सारे टॉपिक्स को एक्स्ट्रा फोकस करके पढ़ा, जो कि 70% वेटेज बनाते हैं मेरे मेन सिलेबस का। तो अगर आप ऐसे पढ़ते हैं, तो आपकी पॉलिटी खत्म हो गई, आपकी इकोनॉमी खत्म हो गई, आपकी ज्योग्राफी खत्म हो गई, आपकी एनवायरनमेंट खत्म हो गई। अब 2 मेजर सब्जेक्ट रह जाते हैं। एक है साइंस एंड टेक और दूसरा है हमारा हिस्ट्री का सब्जेक्ट। इन दोनों को लास्ट में डील करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि साइंस एंड टेक जो है ना, उसके लिए बहुत ही लिमिटेड कंटेंट है। और आई वुड से कि उसके लिए इतना ज़्यादा कंटेंट है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें पढ़ना क्या है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले तो 6 टू 10th की एनसीईआरटी पढ़िए। सॉरी, अगर आप 6 टू 10th की एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप 6 टू 10th की जो एनसीईआरटी की समरी वीडियो है ना, आप यूट्यूब पे किसी भी चैनल अच्छे चैनल को सर्च करिएगा। जैसे मैंने तो मेरे टाइम में एक एजू मंत्रा या एजू हैप करके एक चैनल था, कोई पांडे सर थे, वो पढ़ाते थे। उनका बड़ा योगदान रहा। मैं कैसे कहूँ कि नहीं रहा, क्योंकि मैंने उनकी पूरी की पूरी 6 टू 10th मैंने पढ़ी और कुछ-कुछ के तो मैंने नोट्स भी बना लिए थे उनके पढ़ाए हुए। तो उसका बड़ा हेल्प मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ डायरेक्ट मिलेगा, बट आपके साइंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर अच्छे हो जाएँगे ना, तो कार्बन साइकिल बहुत सारी चीज़ों को समझने में हमें आसानी होती है।
अब आते हैं स्टैंड अलोन टॉपिक साइंस एंड टेक में। साइंस एंड टेक का जो कुछ स्टैंड अलोन टॉपिक्स है, जैसे स्पेस एंड टेक, डिफेंस टेक या उसके अलावा बायोटेक, हेल्थ, न्यूक्लियर टेक, इनके लिए क्या करना है कि आप किसी भी अच्छी कोचिंग संस्थान की उनकी बुकलेट उठाइए, एक बार पढ़िए, नोट्स बना लीजिए और खत्म करिए। इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। और जो बाकी चीज़ें जो कि हमारे करंट अफेयर्स या फिर साइंस एंड टेक का जो पार्ट होती है ना, वो डायनामिक पार्ट होती हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली एक रॉकेट सेंड किया गया, तो वो किसी किताब में नहीं मिलेगा। वो इवेंट्स होंगी और आपको तरीके से अगर आप पढ़ेंगे, तो मेरा मानना है कि आप अपने साइंस एंड टेक पार्ट को भी स्टैटिक को डायनामिक के साथ लिंक कर पाएँगे और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में भी आएँगी। अब हम आते हैं अपने प्रीलिम्स के उस लास्ट जीएस पार्ट पे, जो कि सबसे ज़्यादा मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा सरदर्द था। क्योंकि इतनी मेमोरी थी कि बार-बार रिकॉल करना, चीज़ों को याद रखना, किस राजा ने क्या कार्य किया, वो मेरे लिए बड़ा चैलेंज था। तो जब हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो हिस्ट्री को समझिए कि हिस्ट्री इज़ नॉट वन सब्जेक्ट। हिस्ट्री के अंदर 4 भाग आते हैं। पहला हमारा आर्ट एंड कल्चर हो जाता है, दूसरा हमारा एंशिएंट है, तीसरा हमारा मिडीवल हिस्ट्री है, चौथा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है। तो देखिए आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं पहले भी जितने भी सेशंस किए हैं, मैंने हर बार एक एजुकेटर का नाम लिया है जिनका नाम है प्रतीक नायक। अगर उनकी पीडीएफ मिल जाती है ना, आप उस पीडीएफ को चुपचाप पढ़ लीजिए और उनकी तो फ्री वीडियोज़ भी आपको मिल जाएँगी यूट्यूब पे। अगर आप उसके साथ लिंक कर लेंगे ना, हाँ, फ्री वीडियोज़ जो यूट्यूब पे हैं उनकी बहुत ज़्यादा काम नहीं आएँगी, क्योंकि उन्होंने जल्दी से वो पूरा का पूरा चैप्टर खत्म किया है। लेकिन अगर आप उनसे पढ़ लेंगे एक बार यूट्यूब पे और उनकी पीडीएफ को देखेंगे, तो आपको चीज़ें समझ में आएँगी कि अच्छा इसको ऐसे रिकॉल रखना था या फिर इसको ऐसे दिमाग में रखना था। तो वो अगर पीडीएफ आपको मिल जाती है, तो मेरा मानना है कि फिर किसी भी दूसरे स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे नितिन सिंघानिया की शायद एक बुक आती है आर्ट एंड कल्चर के लिए, इनफैक्ट एनसीईआरटी की भी बुक्स आती हैं, मैंने नहीं पढ़ी। मैंने लिटरली नहीं पढ़ी, मैंने खरीदी भी हैं। तो मैं इसमें कल्प्रिट हूँ कि मैंने खरीदा भी, पैसे भी बर्बाद किए, पर अल्टीमेटली मैंने प्रतीक नायक की पीडीएफ को पढ़ा। आर्ट एंड कल्चर के बाद हम आते हैं एंशिएंट इंडिया पे। एंशिएंट इंडिया पे वो जो मेजर सेक्शन हमारे नॉर्थ वाला पार्ट का है ना, इंडिया को अगर हम 2 पार्ट में लेके चलें, मतलब कि लिटरली मत ले लेना। ज्योग्राफिकली अभी बस हम मान के चल रहे हैं कि अगर हम अपर वाले पार्ट को लेते हैं, तो आर.एस. शर्मा इज़ द बेस्ट बुक। अगर आप आर.एस. शर्मा से पढ़ते हैं, तो मोर और लेस बेसिक्स जो है वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा लूसेंट की ना एक मोटी-सी बुक आती है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, पतली-सी ही होती है। और अगर आप उसके एंशिएंट इंडिया को आप पढ़ लेते हैं ना, तो जो स्टैंड अलोन मेमोरी वाइज़ टॉपिक्स होती हैं ना, जैसे अशोक के कहाँ-कहाँ स्तंभ हैं, कौन-कौन सी चीज़ें हैं या फिर कौन से जानवर का कौन-सा पार्ट है, जो कि हम बुद्धिज़्म में पढ़ते हैं कि बुल का क्या सिग्निफिकेंस है या फिर लॉयन का क्या सिग्निफिकेंस है। वो अगर आप कर पाएँगे ना, तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएँगी आपके लिए। अब आते हैं साउथ इंडिया में जो सिविलाइजेशंस थी, अगर हम उसको पढ़ने की बात करें, तो तमिलनाडु बोर्ड की बुक को उठाइए, उनके 2-3 चैप्टर हैं, उनको बस पढ़िए और आगे बढ़ जाइए। लेकिन हमेशा याद रहे, हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें उनको रिवाइज़ भी करना पड़ेगा। इस तरीके से हमारा एंशिएंट भी खत्म हो जाता है। जब हम एंशिएंट के बाद मिडीवल में आते हैं, तो टू बी वेरी फ्रैंक आई एम टेलिंग यू, मैंने सतीश चंद्रा या कोई बुक थी, मैंने खरीदी थी शायद, पर मैंने उसको भी नहीं पढ़ा। मैंने मैप्स बनाए और मैप्स पे ही बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने कवर किया कि लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल 1200 के अराउंड हमारा दिल्ली सल्तनत आ गया था हमारा। 1191 में तराइन का बैटल होता है एंड पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। उनकी उनकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद दिल्ली पे दिल्ली सल्तनत का राज शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले गुलाम वंश आएँगे, तो मैंने सिंपली क्या किया कि एक मैप बनाया और सबसे पहली डायनेस्टी गुलाम वंश या फिर ममलूक वंश या फिर स्लेव डायनेस्टी, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट रूलर्स थे, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर रज़िया सुल्तान या फिर उसके नीचे बलबन आएगा, ऐसे कर के मैंने क्या किया कि उनके जो बेसिक जो इंग्रीडिएंट्स थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनाना शुरू किया, उसको खत्म करने का काम उसके दामाद ने किया। ऐसे करके मैंने पॉइंट वाइज़ उसी मैप पे ही बना लिया था। चूँकि मेरे लिए हैंडी था आईपैड यूज़ करना, तो मैं आईपैड पे ही ये सारी चीज़ें कर पाता था क्योंकि वो कहते हैं ना इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर पाना वहाँ पे बड़ा आसान हो जाता था। इसी तरीके से जब मैं उसको खत्म किया, उसके बाद सेकंड जो डायनेस्टी थी खिलजी आई गेस वो आ जाएगा, खिलजी के बाद तुगलक्स आ जाएँगे। तुगलक्स के बाद एक छोटी-सी बहुत ही डायनेस्टी होती है, 25-30 सालों का उनका एक रूल होता है। तो वो सैयद्स होते हैं, सैयद्स के बाद लोधी आएँगे। लोधी के बाद जब हम आते हैं तो 1526 में बाबर का आक्रमण हो जाता है और बैटल ऑफ पानीपत में बाबर लोधी जी को निपटा देते हैं। अगर आप इस तरीके से मैप पे भी पढ़ेंगे ना, तो आप रूलर्स के इम्पोर्टेंट रूल्स को पढ़ के खत्म कर देंगे। और इनफैक्ट मैंने ये पूरा का पूरा जो मैं बता रहा हूँ ना मिडीवल टाइम्स और मैप बना करके, ये मेरा एक टेलीग्राम चैनल है। अगर आप टेलीग्राम पे आदित्य AADITYA
अद्वैत, ADVAIT, अगर इसको सर्च करेंगे, यू विल फाइंड माय चैनल, वहाँ पे आपको मेरे बहुत सारे ऐसे नोट्स मिलते रहेंगे। इनफैक्ट मैंने आज ही अपना पॉलिटी का जो मेरे पास जितना ध्यान में आया, मैंने चैप्टर वाइज़ निकाल के डाल दिया, सो दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द एंटायर बल्की पार्ट। आप चैप्टर वाइज़ भी वहाँ से निकाल के कर लेंगे, और इनफैक्ट मैं वहाँ पे सारे नोट्स अपलोड करूँगा। इसके बाद जब हम आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप एक बार बिपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं, पतली वाली, ओल्ड एनसीईआरटी वाली किताब, और उसके बाद स्पेक्ट्रम को पढ़ सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सर क्या स्पेक्ट्रम रियलिस्टिक है पढ़ पाना? तो मेरा मानना है कि देखिए अभी तक तो रियलिस्टिक है। आगे क्या होगा, भविष्य के गर्त में क्या है, वो हम अभी से तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन स्पेक्ट्रम इज़ गुड इनफ टू गो। आप स्पेक्ट्रम को पढ़िए, 4-5 बार रिवाइज़ करिए और हो जाती है। मोटी-सी बुक है, छोटी-सी मोटी-सी बुक है, आप पढ़ेंगे खत्म हो जाएगी, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जब हम इतना सब कुछ खत्म कर लेंगे, अब प्रश्न उठता है कि सर हम करंट अफेयर्स को कैसे करें? तो देखिए मेरा हम्बल सबमिशन है, इस चीज़ को एज़ अ वार्निंग भी ले लीजिए। वो कहते हैं ना कि सिगरेट के डिब्बे पे लिखा होता है स्टैट्यूटरी वार्निंग, वैधानिक चेतावनी। तो उसी तरीके से मैं एक जिसको कहते हैं ना वार्म कॉशन दे रहा हूँ, एक बहुत ही चेतावनी के तौर पे दे रहा हूँ कि जब आप अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं ना, तो मेरा बहुत ही प्यारा-सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ न्यूज़पेपर को मत उठाइएगा। बिल्कुल मत उठाइएगा न्यूज़पेपर्स को। न्यूज़पेपर्स आप तब उठाएँगे जब आपने कम से कम अपनी पॉलिटी खत्म कर ली है और इकोनॉमी खत्म कर ली है। क्योंकि आप अगर न्यूज़पेपर्स उठा रहे हैं, तो इन 2 सब्जेक्ट्स के अलावा बहुत ही कम न्यूज़ होता है जो कि रिलेवेंट होता है, या फिर जो कि मेमोरी बेस्ड ना हो, या फिर हम स्टैंड अलोन नहीं पढ़ सकते हैं। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर, उसमें आप इफ़ेक्टिव हैं या नहीं है, एफिशिएंट हैं या नहीं है। क्योंकि मान लीजिए आप 3 घंटा लगा के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपको एक-एक टॉपिक जा-जा के सर्च करना पड़ रहा है। पर्पस सॉल्व नहीं होगा यार। तो मेरा मानना है कि आप सबसे पहले उन टॉपिक्स को खत्म करिए, पॉलिटी और इकोनॉमी को। अगर अगले 2 महीने में भी खत्म कर ले रहे हैं, तो तीसरे महीने से आप न्यूज़पेपर उठाइए और तब पढ़िए, तब आपको फ़ायदा मिलेगा। ये जो मेरी लर्निंग थी ना, मैंने अपनी गलतियों से सीखी। मैंने एक फ्रेंड को भी सजेस्ट किया था, उसने भी मेरे को यही बोला कि आदित्य आपने मुझे कह तो दिया पढ़ने के लिए डायरेक्टली और न्यूज़पेपर ही कह दिया, पर इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है जो हमने ये गलतियाँ करी, और चूँकि हमारी गलतियों से आप सीख सकते हैं, मैंने तो नहीं सीखा दूसरों की गलतियों से, पर मेरा मानना है कि जो गलतियाँ मैं बता रहा हूँ, अगर आप कम से कम इनको भी अवॉइड करेंगे, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबसे बेस्ट है, पर कम से कम आपके फ़ेवर में होंगी। इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा प्री खत्म हो जाता है जीएस पार्ट। अब आते हैं सीसैट पार्ट में। सीसैट पार्ट में कभी भी ईगो मत लीजिए। कमीशन सिंपली कहता है कि आपको 67 मार्क्स चाहिए। आप 67 मार्क्स के लिए पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए। कैसे करेंगे? कुछ क्वेश्चंस आपको मैथ्स के सॉल्व कर लेने हैं। आप एक किताब सजेस्ट कर देता हूँ, क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वर्मा, अरिहंत पब्लिकेशन की है। आप उनको पढ़िए, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे। आरसी के लिए डेली आप एडिटोरियल पढ़ लिए, ओपिनियन पढ़ लीजिए। आपका काम हो जाएगा, और इस तरीके से आपका जीएस और सीसैट जो कि प्री का मेन मेन कंपोनेंट है, क्वालिफाइंग इन नेचर है, वो खत्म हो जाता है। अब आते हैं मेंस के पार्ट पे। मेंस के पार्ट में जो सबसे पहला एसे का पार्ट है, एसे के लिए आपको कुछ अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप दूसरे महीने में खत्म करने के बाद जब आप एडिटोरियल्स पढ़ेंगे, ओपिनियंस पढ़ेंगे, दैट एडिटोरियल पीस और ओपिनियन पीस इज़ नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ शॉर्ट एसे। आप अगर उसको पढ़ रहे हो ना रेगुलर, और अपने जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 नॉलेज को अगर कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो अपने राइटिंग्स में, तो मेरा मानना है कि दिस इज़ मोर देन इनफ टू कंप्लीट योर एंटायर थिंग्स। तो मैं यही कहूँगा कि एसे के लिए अधिक से अधिक लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। महीने में 1 राइटिंग भी एसे की लिखिएगा, दैट विल डू द जॉब। अब बढ़ते हैं दूसरे पार्ट पे व्हिच इज़ जीएस 1। जीएस 1 मोस्टली आपका हिस्ट्री को कॉन्स्टिट्यूट करता है, आपकी ज्योग्राफी को कॉन्स्टिट्यूट करता है, आर्ट एंड कल्चर को कॉन्स्टिट्यूट करता है, कुछ सोसाइटी के टॉपिक्स को इंस्टीट्यूट करता है। पर मेरा मानना है कि सोसाइटी इज़ अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री ओनली। क्या हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में उस समय की सोशल लाइफ को नहीं पढ़ा? क्या हमने नहीं पढ़ा कि वुमेन का लाइफ़स्टाइल क्या था, या फिर बीड्स होते थे कि नहीं होते थे? कैसे ऑर्नामेंट्स वो यूज़ किया करते थे? क्लास डिफरेंशिएशन था कि नहीं था? कोई प्रीस्ट था कि नहीं था? तो क्या हमें सोसाइटी अलग से पढ़नी है क्या? मेरा मानना है नहीं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आप कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी भी एक छोटी-सी बुकलेट को उठाइए और वहाँ से उसको आप नोट्स बना लीजिए। इस तरीके से, और जीएस 1 में जो बाकी चीज़ें हैं, वो तो पूरी की पूरी रेप्लिकेट हो जाती हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री को बिल्कुल लास्ट में पढ़िएगा क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा वेटेज होता नहीं है और आते भी नहीं है। मैं लकी था, इस बार बहुत कुछ ज़्यादा था नहीं मेरे 2022 के पेपर में। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप उन चीज़ों को पढ़िए जो रिलेवेंट है और जिनमें मार्क्स यील्डिंग है, पर छोड़ना नहीं है। थोड़ा बहुत तो हमें पढ़ लेना है। जीएस 1 के बाद हम आते हैं जीएस 2 में, व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स द मेजर पेपर फ्रॉम पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर एंड सम पेरिफेरल टॉपिक्स लाइक वेलफेयर मेथड्स, या फिर वल्नरेबल सेक्शंस, या फिर लाइक एनजीओ, सिविल सोसाइटीज़।
तो देखिए, जो पॉलिटी और गवर्नेंस का पार्ट है, वो तो आपने प्री के लिए जो पढ़ा है वही रेप्लिकेट हो जाएगा। क्योंकि गवर्नेंस इज़ नथिंग बट पर्टिकुलर अथॉरिटी एंड हाउ इट इज़ गवर्निंग अ पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल। तो उसके लिए आप जितने भी कमीशन बॉडीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को पढ़ते हैं, उनके फंक्शनिंग को पढ़ते हैं, व्हाट आर द लिमिटेशंस को आप पढ़ते हैं, हाउ वी कैन इंप्रूव द फंक्शनिंग ऑफ दोज़ बॉडीज़। मेरा मानना है कि गवर्नेंस का पार्ट वहाँ से खत्म हो जाता है। आरपीए के लिए लक्ष्मीकांत ने पीछे में थोड़े बहुत शॉर्ट शॉर्ट टाइटल्स दिए हुए हैं, आप उनको पढ़ लीजिए, करंट के साथ कॉम्प्लीमेंट कर लीजिए, आपका वो चैप्टर भी खत्म। अब बचा पेरिफेरल टॉपिक्स। पेरिफेरल टॉपिक्स के लिए मैं आपको सजेस्ट कर दूँगा कि आप किसी भी वेबसाइट पे जाइए, आप वहाँ से पढ़ लीजिए या फिर मैंने जो किया था मैं वो बता सकता हूँ। मैंने जीएस 2 के लिए जो पेरिफेरल टॉपिक्स थे लेकिन ध्यान रहे ये सिर्फ जीएस 2 के उन टॉपिक्स के लिए है जो मैं बता रहा हूँ। पूरी किताब अच्छी नहीं है। जीएस 2 के लिए जो पेरिफेरल टॉपिक्स हैं लाइक एनजीओ, सिविल सोसाइटी, रोल ऑफ स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स जो कि दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ भी ओवरलैप करते हैं, गुड गवर्नेंस, ये मैंने क्या किया था कि शून्य आईएएस की जो जीएस 2 की बुक आती है, बस उतने टॉपिक्स को पढ़ा था। पूरी बुक नहीं पढ़नी है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। बाद में मत कहिएगा कि सर आपने बताया था, भैया आपने बताया था, हमें तो मतलब मजा नहीं आया। तो मैं बहुत स्पेसिफिक बता रहा हूँ, बहुत क्लियर कट बता रहा हूँ, बस उतना ही पढ़ना है। इस तरीके से आपका ये खत्म होगा। अब आता है इसका एक मेजर सेक्शन व्हिच इज़ नोन एज़ इंटरनेशनल रिलेशंस। सी इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आप जब स्टैटिक खत्म कर लेते हो, स्टैटिक में भी आपको कोई किताब उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप यूएन के सारे बॉडीज़ देख जाओ, एक बार में देख लो बस और कुछ-कुछ अगर नोट्स बनाने हैं तो बना लो। आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, विकिपीडिया पे हेल्प ले लो। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, ओनली आईएएस है, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस है, या फिर सिविल्स डेली है, विजन आईएएस है। किसी ने ना तो किसी ने ये वीडियो बना के डाले हुए हैं। आप उन वीडियो से नोट्स बनाइए और उसको लिख के रख लीजिए। इसके बाद क्या करना है कि जो चीज़ें न्यूज़ में हैं, जैसे कि I2U2 वाज़ इन न्यूज़। अगर आप I2U2 इन न्यूज़ को अगर आप पढ़ते, कहीं किताब में नहीं मिलेगा, वो तो डेली न्यूज़ में आ रहा है। तो जैसे ही आप 2 महीने के बाद तीसरे महीने से न्यूज़पेपर उठाएँगे, तो इन टॉपिक्स को नोट बनाते चलिए और पूरे महीने भर का नहीं बनाना है, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे होते हैं, इतने वाइडर इम्पैक्ट के होते हैं कि कुछ ना कुछ रोज़ आएगा। बस आप पढ़ते रहिए, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, आपके दिमाग में रहना चाहिए कि लेट्स से I2U2 का पर्पस क्या है? तो I2U2 का सिंपल पर्पस है कि इंडिया, इज़राइल, यूएसए, यूएई काउंटर करना चाहते हैं किसको? चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इन द मिडल ईस्ट या फिर नियर बाय रीजन्स ऑफ मेडिटेरेनियन इन द अफ्रीकन ज़ोन। तो अगर आप ऐसे पढ़ेंगे ना, तो मेरा मानना है कि आपको हेल्प करेगा और हमेशा ध्यान रहे, स्टैटिक के साथ अगर आप करंट को नहीं पढ़ेंगे, लिंक नहीं करेंगे, लिंकेज इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे कि लेट्स से गवर्नर ने कुछ बिल्स पेंडिंग रखी हैं, तो आपको तुरंत रिकॉल होना चाहिए कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन गिवन टू गवर्नर टू कीप अ बिल पेंडिंग। क्योंकि अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो फिर पर्पस नहीं है स्टैटिक और करंट अफेयर्स का। इस तरीके से आपका जीएस 1 जीएस 2 खत्म। जीएस 3 में इकोनॉमी मैंने बता ही चुका हूं कि मुरनाल की जो नोट्स हैं वो मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। इससे ज्यादा आपको जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब आते हैं उसका एक मेजर पार्ट विच इज डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आप स्टैंड अलोन टॉपिक्स को सर्च करेंगे, नोट्स बनाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, किसी किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और लास्ट बचा साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक इज हाईली डायनेमिक। पीटी 365 का जो नोट्स है वो उठा लीजिए या मेंस 365 का नोट्स उठा लीजिए। जैसे मैंने शून्य आईएएस पढ़ा था, उसके नोट्स थे मेरे पास, मंथली मैगजीन्स थे उसके, मैंने उस मंथली को पढ़ा था, मेरे पास स्क्रिप्ट नोट्स भी बनाए हुए थे, मैंने उसको खत्म किया। इस तरीके से आपका जीएस 1 जीएस 2 जीएस 3 खत्म हो गया। जीएस 4 में मैं टॉपिक्स बता देता हूं और मैं अपना तरीका बता देता हूं कि मैंने क्या किया। सी जीएस 4 में ना जो पेपर है उसको हम कहते हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। अब एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के लिए जो पहला चैप्टर है विच इज नोन एज वैल्यूज एंड ह्यूमन इंटरफेस, उसको आप गूगल करेंगे और बना लेंगे। दूसरा चैप्टर है एप्टीट्यूड, उसको भी गूगल करेंगे और अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। मैंने यही किया है। इनफैक्ट मैं अभी आने वाले समय में अपना जो चैनल मैंने बताया आदित्य अद्वैत, जो टेलीग्राम चैनल है, मैं उस पे भी ये चीजें अपलोड कर दूंगा। इनफैक्ट मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन पे एक स्टैंड अलोन चैप्टर्स भी पढ़ाऊं किसी दिन। अभी थोड़ा एकेडमी वर्क में बहुत बिजी हूँ तो नहीं होता है, नहीं मिल पाता है, सेशंस कर रहा हूँ तो शायद इस वजह से मैं नहीं दे पा रहा हूँ टाइम, जो कि मेरी गलती है। इसके बाद तीसरा चैप्टर है आपका एटीट्यूड, उसको भी यही करना है। फोर्थ है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, उसको भी यही करना है। फिलोसफी एज अ मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था तो मैंने फिलोसफी के लिए अलग से कुछ पढ़ा नहीं था फिलोसफर्स को। 6-7 टॉपिक जो हैं, 6th और 7 टॉपिक हैं जो इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड और एथिक्स के, वो पूरा का पूरा आपका अ, क्या बोलते हैं, वो पूरा का पूरा पॉलिटी और गवर्नेंस का पार्ट है, गुड गवर्नेंस का पार्ट है। आप अगर पॉलिटी और गवर्नेंस अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे चीज़ें आसान हो जाती हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आप यूट्यूब सर्च कर लीजिए, गूगल सर्च कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और लास्ट है केस स्टडीज़। सी केस स्टडीज़ के लिए एज़ सच कोई रूल नहीं होता है।
लेकिन वो कहते हैं ना कि आप जितना ज़्यादा रैशनल होकर के सोच सकते हैं ना, आपको उतने मल्टीपल ऑप्शंस वहाँ पे एक्सप्लोर करने होते हैं। जैसे कि मैं एक बेसिक तरीका बता देता हूँ कि जैसे लेट्स से देयर इज़ अ केस स्टडी जिसमें ये कहा गया है कि एक एसपी साहब हैं, एसपी साहब को एक ऊपर से जिले के कप्तान को ऊपर से प्रेशर आ रहा है किन्हीं का, किसी माफिया का कि आपको ये काम करना है। अब क्वेश्चन ये होगा कि आप स्टेक होल्डर्स पहचानें, अ उसके बाद एथिकल डिलेमास को पहचानें, क्या-क्या ऑप्शन एसपी साहब या कप्तान साहब के पास मौजूद हैं, वो पहचानें, कौन-सा ऑप्शन एसपी साहब को लेना चाहिए, वो पहचानें और क्यों ये ऑप्शन लेना चाहिए, ये चीज़ें आपको वहाँ पे क्वेश्चन्स में आएँगी। तो सबसे पहले तो स्टेक होल्डर में जितने भी लोग इस पर्टिकुलर केस से अफेक्टेड हैं, उनका नाम लिख दीजिए। जैसे एसपी हो गया, सोसाइटी एट लार्ज हो गया, सिविल सोसाइटीज़ हो गईं, एनजीओज़ हो गई, पुलिस हो गई, द क्रिमिनल इन क्वेश्चन हो गया, ऐसे करके आप इसको पहले क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। दूसरा है कि व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू एसपी साहब। तो एसपी साहब क्या कर सकते हैं कि नौकरी छोड़ सकते हैं, अपना तबादला ले सकते हैं, वो किसी दूसरे ट्रांसफर में जा सकते हैं या फिर वो एग्री कर सकते हैं इस बात से या तो आगे कंप्लेन कर सकते हैं या तो अपने सीनियर की मदद ले सकते हैं। ये क्वेश्चन्स के आंसर करने का सिंपल बेसिक सबमिशन यही है कि आप कहते हैं ना कि जैसे एक क्वेश्चन और इस एक क्वेश्चन से आप मल्टीपल डायमेंशंस को कैसे ओपन करते हैं। और इस तरीके से आप जब रैशनल रह के, लीगल रह के, एथिकल रह के, मोरल रह के जब आप आंसर करेंगे, तो आपको एक आंसर मिलेगा और वो आंसर सबसे बेस्ट होगा। इनफैक्ट ये चीज़ मेरे लिए वर्क करी थी और शायद यही कारण रहा कि मैंने एथिक्स में 133 स्कोर किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि द बेस्ट स्कोर, बट इट इज़ वन ऑफ द गुड स्कोर्स, वन ऑफ द बेस्ट स्कोर्स। तो आप ऐसा करेंगे, आपको अच्छा स्कोर मिलेगा और इस तरीके से आपका एथिक्स का भी पार्ट खत्म होता है। ऑप्शनल के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, फिलॉसफी के लिए मैंने मित्रा आईएएस सर की क्लासेस की थी, वहाँ से मैंने खत्म किया था और जब मेरा स्कोर क्लियर हुआ, जब सब कुछ फाइनल हुआ, तो आई प्रिपेयर्ड फॉर इंटरव्यूज़। इंटरव्यू के लिए मैंने भी बाकी एस्पिरेंट्स की तरह मैंने भी दिल्ली में 2-4 मॉक्स दिए थे, पर मेरा मानना है कि उन मॉक्स का कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं मुझे, क्योंकि वो मॉक्स किसी काम के थे नहीं, टू बी वेरी ब्लंट। जिस हिसाब से मॉक्स कंडक्ट किए कराए जाते हैं, मतलब मेरा मानना है कि दैट वाज़ ऑफ नो यूज़। मैंने वन ऑन वन डिस्कशंस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया जिसका मुझे बहुत फ़ायदा मिला। और वहीं से ये बात मैंने निकाल के रखी कि अगर आप कोई आइडिया प्रपोज़ कर रहे हैं, अगर वो रैशनल है, लीगल है, अगर वो एथिकल है, अगर वो मोरल है, तो आप उस आइडिया को प्रपोज़ कर सकते हैं और आप कंप्लीटली अपने बात पे स्टैंड ले सकते हैं। और अल्टीमेटली क्या होगा कि मैंने जब इस चीज़ को स्टैंड लिया, मैंने ज़्यादा जो मॉक्स में मुझे सजेशन दिए गए थे कि अपने टोन को कम करो, ये करो, वो करो, मैंने उन चीज़ पे फ़ोकस नहीं करी। मैंने वही किया जो मेरे दिल ने कहा व्हिच इज़ बीइंग रैशनल, लीगल, एथिकल एंड मोरल और उसका इम्पैक्ट मेरे इंटरव्यूज़ में दिखा जो कि 190 गया। आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ द बेस्ट स्कोर बट दिस इसी स्कोर के कारण मैं आज टॉप 50 में हूँ। तो मैं तो वही सजेस्ट करूँगा जो चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप इन चीज़ों को अगर आप फ़ोकस करेंगे, ज़्यादा हवाबाज़ी में नहीं रहेंगे तो चीज़ें आपके फ़ेवर में जाएँगी। और हाँ, डेडिकेटेड स्टडी तो करनी पड़ेगी। 6 टू 8 आवर्स, 8 आवर, 9 आवर्स की स्टडी, मोस्टली 6 टू 8 आवर्स की स्टडी होती है रोज़ की रोज़। 2-4 दिन आप महीने में छुट्टी भी ले सकते हैं, मैंने भी लिया है। मन ना लगे तो आप द रन करिए क्योंकि दैट इज़ द बेस्ट वे टू वो कहते हैं ना फ्रस्ट्रेशन या मेंटल हेल्थ से डील करने का। बहुत बार क्या होता है आप परेशान होंगे। चीज़ें याद नहीं रहेंगी, आप पढ़ोगे अगले दिन आपको याद नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने भी झेली हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने मेंटल प्रेशर नहीं झेला है, मैंने मेंटल प्रेशर ज़रूर झेला है। 2 बार फेल हुआ हूँ मैं। तो उस 2 बार के फेलियर को मैंने कैसे वो कहते हैं ना कि हाउ डिड आई मैनेज टू अकोमोडेट इट ये एक चैलेंज है और वो चैलेंज कैसे डील कर पाओगे आप जब आप अपने दोस्तों से बात करोगे, आप अपनी परेशानियों को डील करने के लिए आप नहीं होता फिजिकल एक्टिविटी करोगे, एक्सरसाइज करोगे, एक हायर स्पिरिचुअल गोल को आप पकड़ोगे तो उससे क्या होता है ना कि आपको मदद तो मिलती है। पर वही कहते हैं ना कि हमेशा याद ध्यान रखिएगा कि कभी भी मोटिवेशन जो है ना वो क्षणभंगुर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, नहीं। ऐसी चीज़ें काम नहीं करती हैं। काम हमेशा वो करता है जो लॉन्गर रन के लिए हो। तो हमें हमेशा एक ऐसे गोल के लिए प्रेरित रहना है जो हमें उठाता है, ना कि हमें उठा के गिरा दे। तो अगर आप ऐसे करते हैं, तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा और इस तरीके से मेरी जो जर्नी थी, 2020 में मैंने शुरू की थी और 2022 के अंत में आकर के खत्म हुई। इनफैक्ट 23 के मई में आके खत्म हुई है। तो एक 3 साल का जर्नी जो था, मैंने मेंटली तो बहुत क्लियर था कि मैं देने के लिए तैयार हूँ। पर मैं यही कहूँगा आपसे भी कि अगर आपने सोचा है कुछ करने के लिए, तो बहुत ही शिद्दत से उसमें लगिए, बेईमानी मत करिएगा। आप अपने आप के साथ चीटिंग करेंगे और अगर आप वो करेंगे, तो फिर तकलीफ है। इस तरीके से मेरी जर्नी खत्म होती है। अब मैं देख रहा था तब से कि बहुत सारे क्वेश्चन्स आ रहे थे जो कि अब मैं सोचता हूँ कि मैं डील कर लूँ। जैसे कि थोड़ा नया है, पहली बार मैं आया हूँ इन सब चीज़ों के लिए, तो देखते हैं क्या-क्या है।
जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं। हाउ मेनी डेज़ ऑफ मेन्स एग्ज़ाम्स अकर? यार देखो ये डिपेंड करता है, 5 या 7 दिन में हो जाता है। रूल ऑफ टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी। अगर आप पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, तो आपको रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए कि आपने अभी जुलाई में पॉलिटी को खत्म किया और दूसरी बार रिवीजन करने के लिए आप 4 महीने बाद जा रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद आपके और भी जो चैट्स हैं, चैट्स में मैं देख पा रहा हूँ, थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे, पर कोई बात नहीं, देखते हैं और क्वेश्चन्स क्या-क्या हैं। अगला क्वेश्चन्स है, सर आई हैव डन स्कूलिंग फ्रॉम अ हिंदी मीडियम, आई एम गुड इन इंग्लिश, आई कैन इंप्रूव विच मीडियम शुड आई सी? देखिए, हिंदी और इंग्लिश का ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मेरा मानना है कि आप आपकी जिसमें भी स्थिति अच्छी है, आपको लगता है कि इंग्लिश अच्छा लिख सकता हूँ मैं, इंग्लिश ले लीजिए और अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है, तो इंग्लिश ले लीजिए, अगर हिंदी में कंफर्टेबल है, हिंदी ले लीजिए। प्रीलिम्स कैसे निकाले 2 बार फेल हो गया सर? तो कुछ नहीं, आप अपनी गलतियों से सीखिए और मैंने जो अभी तक बताया है, उस पे फ़ोकस करिए। सर मैंने बीए में एडमिशन लिया है, कन्फ्यूज़ हूँ कि कौन से सब्जेक्ट्स लूँ? यार देखिए ये तो आपकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए, मैं कैसे अब बता दूँ? आप जिसमें अच्छे हैं आप वो काम कर लीजिए। जय श्री राम भैया, जय श्री राम आपको बहुत-बहुत जय श्री राम। हाउ टू एनालाइज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स एंड सिलेबस? देखिए सिलेबस को एनालाइज़ नहीं करना है, सिलेबस तो लिखा होता है, आप उसको नोट्स बना के पकड़ लीजिए और एक बार जब आपका सिलेबस खत्म हो जाए, सिलेबस से खत्म होने का मतलब ये है कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ के खत्म कर रहे हैं, तो पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करिए। अगर वो पीवाईक्यूज़ नहीं बन रहे हैं, तो जाके रूट कॉज़ एनालिसिस करिए कि आखिर आपने उन सब्जेक्ट में क्या छोड़ दिया, जो ये नहीं बन पाया। सर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ कैसे कवर करें? ये एक आई थिंक ऋषिकांत रेड्डी ये थे, कुछ तो थे। उनका टेलीग्राम पे उनका बड़ा ही क्रिस्प पीडीएफ था। आप अगर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा रेड्डी सर का। आप वहाँ से वो पीडीएफ जो है आप ले लीजिए, इंडस्ट्रीज़ मिल जाएगी। हाउ डू आई नो व्हिच आर्टिकल आई शुड लर्न सर? देखिए ये स्पेशली याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आप आर्टिकल आपको याद करने चाहिए। जब आप पॉलिटी पूरी पढ़ेंगे, आप टॉपिक वाइज़ पढ़िए। जैसे मान लीजिए कि आपने प्रेसिडेंट उठाया, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन का आर्टिकल कौन-सा है? या फिर प्रेसिडेंट जब आर्टिकल 143 के तहत जब सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस सीक करते हैं, तो उसका क्या-क्या फॉर्मेट होता है? या आर्टिकल 123 में ऑर्डिनेंस का क्या तरीका है? 76 क्या है? जब आप ऐसे पढ़ेंगे ना, तो अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। सर क्या आपके टेलीग्राम चैनल पे आपकी कोचिंग की मेंस मॉक टेस्ट सीरीज़ की चेक कॉपीज़ डाल देंगे क्या? मैंने डाल रखी हैं, मैंने 4 से 5 कॉपीज़ जो मैंने लिखी थी क्योंकि मैं अभी कन्फर्म कर दूँ, मैंने बहुत ज़्यादा मॉक्स नहीं दिए थे, मैंने सिर्फ़ 3 या 4 पेपर ही लिखे थे, वो भी फोरम आईएएस के साथ। बस इतना ही लिखा था मैंने और वो चेक्ड कॉपीज़ मैंने अपलोड कर दी हैं। हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव? इसका पूरा का पूरा जवाब आप अगर लेट आए हैं, तो वीडियो पूरा देख लीजिएगा या तो आपने पहले कर दिया है, आप एक बार प्लीज़ वीडियो वीडियो देखिएगा, आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक मैं कोशिश करूँगा कि यूपीएससी टाइम इंडिया जो चैनल पे मैं अभी लाइव हूँ, वो मैं उनको बोलूँगा कि एडिट करके मेरा चैनल डाल दें, बट स्टिल आई एम टेलिंग इट, आप आदित्य अद्वैत को सर्च करिए। डबल ए डी आई टी वाई ए डी वी ए आई टी। यही मेरा चैनल का नाम है, आपको मिल जाएगा। सर आरएस शर्मा बहुत ज़्यादा बल्की बुक है। नहीं यार, आरएस शर्मा बहुत छोटी-सी बुक है यार। बुक लिस्ट फॉर यूपीएससी ये आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। इस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ कि मोस्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन्स हैव बीन डेल्ट विथ और मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग भी मोर और लेस मैंने सारे क्वेश्चन्स डील कर दिए हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं, तो प्लीज़ डेडिकेटेड पढ़िएगा। आप कभी भी ना ऐसा मत करिएगा कि आप खुद के साथ चीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही शिद्दत के साथ आपको पढ़ाई करनी है। अगर आप शिद्दत के साथ नहीं लगेंगे, चीटिंग करेंगे, तो अल्टीमेटली आपका टाइम वेस्ट होगा। और इस तरीके से मुझे लगता है कि मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन्स को, मोस्ट ऑफ द क्वेरीज़ को डील किया है। थोड़ी तबीयत अब मुझे लग रहा है कि मेरी नासाज लग रही है, तो मैं अब आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।